प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग ब्लड मतलब प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग ब्लड मतलब रक्त के थक्का बनने की क्या प्रक्रिया है, मतलब रक्त के जमने की क्या प्रक्रिया है। आप लोग देखते होइएगा कि किसी का कटता है, फटता है या चोट लगता है तो ब्लड अचानक से जो है बंद नहीं हो जाता है सिक्रेशन होना, कुछ देर ब्लड निकलता है, उसके बाद जो है जाकर जो है वहाँ पे ब्लड का जो सिक्रेशन है रुकता है या फिर वहाँ पे ब्लड जमता है, जिसके कारण ब्लड जो है बंद हो जाता है सिक्रेशन होना। तो अगर ब्लड जो है क्लॉटिंग नहीं होगा तो हमारे शरीर के लिए भी खतरनाक होगा, क्योंकि इस कंडीशन में फिर अगर चोट लगेगा, एक्सीडेंट होगा तो लगातार ब्लड निकलते ही रहेगा, ब्लड का थक्का नहीं बनेगा तो ब्लड नहीं रुक पाएगा और इस कंडीशन में व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकता है। ठीक है, तो आखिर ये रक्त थक्का कैसे बनाता है, इसी चीज़ को हमको प्रक्रिया को देखना है। ठीक है, क्लॉटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड, इसी को हम लोग कोगुलेशन या क्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए रक्त के थक्का क्या होता है पहले इस चीज़ को जान लीजिए। देखिए, रक्त का थक्का बनना या जम जाना या फिर रुक जाना शरीर को प्रदत्त मतलब शरीर को दिया गया एक नेचुरल गुण है। देखिए, ये जो ब्लड क्लॉटिंग होता है या फिर ब्लड जमना या फिर ब्लड रुक जाना, ये शरीर का एक नेचुरल गुण है, एक प्राकृतिक गुण है। ठीक है, यह जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमें एक्सीडेंट हो या कट जाए कहीं पे तो ब्लड ज़्यादा सिक्रेशन ना हो, हल्का फुल्का होकर बंद हो जाए, तो यह क्लॉटिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या होता है, जब किसी पे कोई पेशेंट हीमोफीलिया वाला रहता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ही मौजूद जो है नहीं होता है, जिसके कारण ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है और थोड़ा भी चोट लगने पर या कटने पर लगातार जो है ब्लड उसका होते रहता है। ठीक है, जिससे एनीमिया भी हो सकता है या फिर व्यक्ति का डेथ भी हो सकता है या हाइपोवोलेमिक शॉक भी लग सकता है। तो इस कंडीशन में जीवन के लिए यह एक आवश्यक होता है। ठीक है, यह प्रक्रिया जो है कहाँ से शुरू होता है, यह जो ब्लड थक्का बनने का जो प्रक्रिया है कहाँ से शुरू होता है, तो मेरे डियर साथी जो ब्लड वेसल्स जो रक्त वाहिका होते हैं वहाँ से उसके क्षतिग्रस्त होने से यह शुरू होता है। जैसे ही आपको किस शरीर के किसी भी भाग में चोट लगेगा, चोट लगने से जो ब्लड वेसल्स होता है वह क्या होता है, तो जैसे ही आपके बॉडी में कहीं भी चोट लगेगा तो सभी जगह ब्लड जो है सर्कुलेट होता है, सभी जगह रक्त वाहिका है, बिना रक्त वाहिका के कोई भी अंग नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। तो जैसे ही वहाँ पे चोट लगा या वहाँ पे कटा तो वो कटने का असर वह रक्त वाहिका तक अगर पहुँच गया तो वह क्षतिग्रस्त होता है ब्लड वेसल्स। अब जैसे ही यह क्षतिग्रस्त होता है तो ब्लड उसमें से बहने लगता है। ठीक है, जो कुछ समय बाद बंद भी हो जाता है और इसी क्रिया को जो है हम लोग रक्त स्तंभन मतलब हेमोस्टेसिस कहते हैं। अगर जैसे आपके ब्लड बॉडी में कहीं भी जो है ब्लड वेसल्स रक्त वाहिका क्षतिग्रस्त होता है, डैमेज होता है और डैमेज होने के साथ ब्लड उसमें से निकलने लगता है, जो कि नॉर्मल है। लेकिन यह कुछ देर के बाद देखते होइएगा आप लोग कि जहाँ से ब्लड आ रहा है वहाँ पर एक ब्लड जो है लेयर बना देता है, एक थक्का सा जम जाता है। जो थक्का क्या करता है कि आपको ब्लड को रोकता है। ठीक है, और ज़्यादा सिक्रेशन ना होने से। ठीक है, और जब ब्लड रुक जाता है, बंद हो जाता है, बहने वाले जगह से अगर रक्त बंद हो गया है और रुक गया है तो उसे हम लोग रक्त स्तंभन यानी हेमोस्टेसिस कहते हैं। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया जो है बनना एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, यह एक जटिल प्रक्रिया होती है जो 3 चरणों में मिलकर पूरा होती है। अब जो ब्लड क्लॉटिंग होता है यह मुख्यतः 3 चरण में पूरा होता है। ओके, 3 चरण कौन कौन से होते हैं चलिए हम आपको दिखा देते हैं। पहला है यहाँ पे एक चीज़ है, पहला जो पॉइंट है वह है वाहिका संकीर्ण प्रावस्था मतलब वैस्को कॉन्स्ट्रैक्टिव फेज, मतलब जो रक्त का ब्लड का जो वेसल्स है, जो वाहिका है जिससे ब्लड निकल रहा था उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। ठीक है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन फेज आ जाता है, इसीलिए इसको जो है हम लोग वैसो कॉन्ट्रैक्टिव फेज कहते हैं। मतलब जैसे पहले ब्लड जो है नली जो है फूला हुआ है, तो फूला हुआ है तो ब्लड उसमें जितना था निकलने लगेगा, लेकिन जैसे ही कटने के बाद होता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है उसमें जो ब्लड वेसल्स होता है वो भी भूमिका निभाता है। वो कैसे भूमिका निभाता है, जैसे कटेगा तो जो ब्लड में जो प्लेटलेट का जो गुण मौजूद होता है रक्त के थक्का बनाने के लिए वह एयर के संपर्क में आ जाता है और ब्लड वहाँ से सिक्रेशन होता है। अब जैसे ये चीज़ें होता है तो जो ब्लड वेसल्स होता है उसे भी पता चल जाता है, ओ हम डैमेज हो चुके हैं, हम यहाँ से सिक्रेट कर रहे हैं ब्लड का, तो वह भी जो है अपने अवस्था में संकीर्ण होने लगता है, मतलब उसमें कंस्ट्रक्शन होने लगता है, संकुचन होने लगता है, सिकुड़न होने लगता है। ठीक है, अब जैसे ही ये सिकुड़न होता है तो उसमें जो ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है वह थोड़ा देर के लिए कम जाता है। ठीक है, दूसरा जो अवस्था होता है वह प्लेटलेट फेज होता है। अब ये जो है या दूसरा फेज में प्लेटलेट एक्टिव हो जाता है और प्लेटलेट जो है और सारे जो चीज़ें होते हैं ब्लड में मौजूद जो भी केमिकल पदार्थ होते हैं उससे क्या करता है कंबाइंड होकर यह जो है प्लेटलेट एक्टिव होने के बाद यह थक्का बनाने के लिए एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तीसरा फेज होता है रक्त स्कंदन या थक्का बनने की प्रावस्था कोगुलेशन फेज, और तीसरा जो स्टेप होता है वहाँ पे कोगुलेशन फेज होने लगता है, ब्लड का थक्का बनने लगता है। ठीक है, तो ये 3 फेज याद रखना है, वैसो कॉन्स्ट्रैक्टिव फेज, प्लेटलेट फेज और कोगुलेशन फेज, ये तीनों प्रक्रिया आपको याद रखना है। अब ये तीनों प्रक्रिया कैसे काम करता है इसको चलिए हम आपको एक डायग्राम की मदद से समझाते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके,
अब देखिए जो ब्लड क्लॉटिंग का मैं 3 प्रोसेस बताया हूँ, ये 3 प्रोसेस को आपको समझने के लिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। कैसे? देखिए यहाँ पे एक थ्रोम्बिन है, एक फाइब्रिन है और उसके बाद तीसरा रक्त का थक्का बनता है। ठीक है, देखिए ये होता कैसे है कि जैसे ही आपका ब्लड कहीं भी आपका ब्लड वेसल क्षतिग्रस्त होता है किसी भी चोट के कारण, तो वह जो है वहाँ पे जो भी ब्लड का सिक्रेशन होता है, तो जब ब्लड क्लॉट जब शुरू होता है तो एक प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन होता है। ठीक है, एक थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक आपके ब्लड में जो है मौजूद होते हैं। ठीक है, यह थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है कि प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलता है, यह दोनों आपस में मिलकर साथ में कैल्शियम आयन मिलता है। ठीक है, जैसे ब्लड वेसल्स में चोट लगने से ब्लड वेसल्स को क्षति पहुंचा और वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। अब जैसे ही निकलने लगता है तो यह प्रोथ्रोम्बिन जो थ्रोम्बिन प्लास्टिन होता है एक्टिव हो जाता है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव होने के साथ यह ब्लड में मौजूद एक प्लाज्मा होता है प्रोथ्रोम्बिन, यह इसके साथ मिलता है। अब ये जब दोनों मिल जाता है तो यह जो कैल्शियम आयन मौजूद होता है वह भी मिल जाता है। यह भी क्या करता है कि तीनों थ्रोम्बिन प्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम तीनों मिलकर थ्रोम्बिन बना देता है। तीनों मिलकर क्या करता है? थ्रोम्बिन बना देता है। अब जब थ्रोम्बिन बन जाता है तो यह थ्रोम्बिन के साथ एक आपका फाइब्रिनोजेन मिलता है। ठीक है, यह जो है प्रोटीन होता है, यह सब ब्लड में मौजूद होता है, यह फाइब्रिनोजेन जो है प्रोटीन होता है। ठीक है, अब यह फाइब्रिनोजेन जो थ्रोम्बिन बना है इसके साथ में क्या होता है कि मिलता है, प्लस के आइकन मतलब मिलना। तो ये जो थ्रोम्बिन मिलता है यह फाइब्रिनोजेन के साथ मिलता है और मिलने के बाद यह जो है फाइब्रिन बना देता है। जैसे ही फाइब्रिन बन जाता है तो चूंकि फाइब्रिन एक जाल सा रचना बना लेता है। ठीक है, जाल सा रचना बना देता है। अब जो भी फाइब्रिन जाल सा रचना है इसमें रुधिराणु मीन्स आरबीसी हो, ठीक है, डब्ल्यूबीसी हो, ये सब के सब जो है आकर इस फाइब्रिन के साथ फाइब्रिन वाले जाल में फंसते चले जाते हैं। अब फंसते चले जाते हैं तो होता यह है कि वहाँ पे एक रक्त का थक्का बन जाता है। यही आपके 3 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, मतलब पहला आपका ब्लड वेसल्स कटेगा, जैसे ही ब्लीडिंग होने लगेगा तो ब्लीडिंग होने के कुछ देर के बाद ही ब्लड क्लॉट, जब तक फाइब्रिनोप्लास्टिन मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन का जैसे ही पता चलेगा कि वो ब्लड कहीं से लीकेज कर रहा है तो यह एक्टिव हो जाएगा और थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे ही एक्टिव होगा यह थ्रोम्बिन के साथ मिलेगा और थ्रोम्बिन कैल्शियम के भी साथ मिल जाएगा और तीनों मिलने से एक थ्रोम्बिन बना देगा। ठीक है, अब ये थ्रोम्बिन कहेगा कि भाई हम अकेला मददगार नहीं है ब्लड क्लॉट करने में, हमको चाहिए प्रोटीन, और यह प्रोटीन ब्लड में फाइब्रिनोजेन जो है मिलता है थ्रोम्बिन को। अब थ्रोम्बिन कहता है कि हाँ अब जो है थोड़ा सा हमको हिम्मत मिला है तो चलो हम फाइब्रिनोजेन के साथ मिलकर फिब्रिन बनाते हैं। ठीक है, तो ये फिब्रिन क्या करता है? एक जाल सा बना लेता है। अब यह फिब्रिन जो है क्या कहता है कि अब कोई भी अगर ब्लड के रुधिराणु, ब्लड कार्पसल्स जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनमें से अगर कोई भी आएगा तो हम अपने जाल में फंसा लेंगे। अब हम अपने जाल में फंसाते जाएंगे, ब्लड तो सिक्रेशन होगा ही होगा, तो ब्लड सिक्रेशन होगा लेकिन हम बाहर नहीं जाने देंगे, हम अपने जाल में फंसा लेंगे। अब जब ये दोनों मिलकर जाल में फंस जाता है तो वहीं पे ब्लड क्लॉट बन जाता है। तो यही जो प्रोसेस होता है ब्लड क्लॉटिंग का होता है। समझ गए होंगे, उम्मीद है। बस आपको याद रखना है थ्रोम्बोप्लास्टिन सबसे पहले एक्टिव होता है, फिर इसमें थ्रोम्बिन मिलता है, फिर उसमें कैल्शियम मिलता है, और ये वाला जो प्रोसेस होता है यह प्रोसेस आपका मैं जो पढ़ाया हूँ वैसो कॉन्ट्रैक्टिव फेज में होता है जो थ्रोम्बिन बनाता है। ठीक है, दूसरा है क्लॉटिंग फेज होता है, प्लेटलेट फेज होता है, उस प्लेटलेट फेज में ये दोनों मिलता है। ठीक है, एंड लास्ट में होता है क्लॉटिंग फेज जो कि क्लॉटिंग बनता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं फाइब्रिन के कारण ही रक्त का थक्का बनता है। तो यह आपका क्या हो गया? ये वाला हो गया आपका वैसो कॉन्ट्रैक्टिव फेज, ये हो गया आपका क्या चीज़ है? प्लेटलेट फेज, और ये होता है आपका क्या चीज़? क्लॉटिंग फेज, जहाँ पे क्लॉटिंग बन जाता है। तो इस प्रकार से मैं आपको डायग्राम की मदद से समझा दिया, उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि आप जो है डायग्राम के मदद से समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं रक्त स्कंदन, प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। अब देखिए यहाँ पे उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया गया है थ्योरिकल पार्ट में। ठीक है, चलिए कैसे लिखा गया है आपको अगर पूछेगा तो लिखना ये भी पड़ेगा, और जो अभी मैं डायग्राम बताया हूँ वो भी अगर समझ लिए हैं तो वो भी बना देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहता है रक्त वाहिनियों के क्षतिग्रस्त होने पर प्लेटलेट प्लग स्राव को रोक नहीं पाते हैं तो थक्का बनने की प्रक्रिया जो है आरंभ हो जाती है। मेरे डियर, प्लेटलेट जो होता है वह क्या करता है हमारे बॉडी में? वह क्या करता है कि ब्लड जो है, प्लेटलेट जो है हमारे शरीर में रक्त को क्या करता है? आप लोगों को पता है कि प्लेटलेट का होना हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही अगर मान के चोट लगता है तो रक्त वाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स क्षतिग्रस्त होता है। अब जैसे ही ये क्षतिग्रस्त होता है तो जो प्लेटलेट प्लेग होता है यह ब्लीडिंग को रोक नहीं पाता है। ठीक है, जिसके कारण जो है वहाँ पर क्या होता है कि ब्लड का जो क्लॉटिंग है वह प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। चीज़ों को समझ गए?
कहता है जो भी क्षतिग्रस्त उत्तक डैमेज टिश्यू होते हैं, कोशिकाओं से रक्त बहने के पश्चात जो है क्या होता है कि प्लेटलेट्स एवं प्लाज्मा जो है ग्लोबिन, ठीक है, ग्लोबिलिन एंटी हीमोफिलिक से मिलकर थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि जैसे ही क्षतिग्रस्त कोई भी उत्तक है तो वहाँ से जो कोशिका होता है उससे रक्त बहने लगता है। अब जैसे ही रक्त बहता है तो जो प्लेटलेट और जो प्लाज्मा का जो ग्लोब्यूलिन होता है यह जो है एंटी हीमोफिलिक से मिलकर थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम से मुक्त हो जाता है, मतलब फ्री हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण यह क्या होता है कि बॉडी में जो है एक्टिव हो जाता है, हमारा क्लॉटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाता है। समझ गए चीज़ को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा थ्रोम्बिन प्लास्टिन, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ें तो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त में विद्यमान कैल्शियम, ब्लड फैक्टर्स तथा प्लाज्मा में थ्रोम्बिन से मिलकर नया पदार्थ जिसे थ्रोम्बिन कहते हैं यह बना देता है। मैं आपको ऊपर में पढ़ाया कि थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, साथ में कैल्शियम भी मिला था और साथ में प्रोथ्रोम्बिन भी मिला था, जो क्या बना दिया था इस तीनों को मिलकर, वह बना दिया था थ्रोम्बिन बना दिया था। ठीक है, फिर थ्रोम्बिन में क्या मिला था, फाइब्रिनोजेन मिला था और वह जाके फाइब्रिन बना दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइनें हैं, ए वाला लाइन। ठीक है, आप इस लाइन को भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लाइनें थोड़ा आपको नहीं समझ में आया होगा तो इस लाइन को आप भूल भी जाइए तो टेंशन नहीं है, बस आप यहाँ से शुरू कीजिए, एक लाइन ये हो जाएगा, उसके बाद सीधा थ्रोम्बोप्लास्टिन से याद कीजिए। ठीक है, चलिए इतना याद कर लीजिए। ठीक है, मैं क्या बताया, यहाँ से शुरू कीजिए, एक लाइन यहाँ पे लिखिए, ओके, इसको छोड़ दीजिए, इस वाले को इतना छोड़ दीजिए, फिर यहाँ से शुरू कीजिए कि थ्रोम्बिन प्लास्टिन रक्त में विद्यमान जो है कैल्शियम, ब्लड फैक्टर्स प्लाज्मा में थ्रोम्बिन से मिलकर नया पदार्थ प्रोथ्रोम्बिन से मिलकर थ्रोम्बिन बना देता है। अब थ्रोम्बिन प्लाज्मा प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजेन, वह जो है फाइब्रिनोजेन से मिलकर फाइब्रिन बनाता है। ठीक है, चीज़ें समझ गए। अब यह बनने के बाद एक जाल सा बन जाता है। अब जाल सा जो बन जाता है तो इस जाल में जितने भी रुधिराणु होते हैं, चाहे वो आरबीसी है, चाहे वो आपका डब्ल्यूबीसी है या फिर प्लेटलेट्स है, ये सब के सब जो है कहाँ आके फंसता है, इसी फाइब्रिन नामक जो है आपके इसी जाल में आकर फंसता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए, तो इतना ही बस आपको। व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जित संस्थान किसे कहते हैं बताइए। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपसे ही पूछेगा कि उत्सर्जित संस्थान क्या होते हैं, उत्सर्जित संस्थान में कौन कौन से अंग होते हैं, उसका सूची बनाए और आपसे पूछ देगा कि मूत्रीय संस्था का जो है नामांकित चित्र के द्वारा जो है समझाइए, ऐसे कुछ पूछ सकता है। चलिए हम मूत्रीय संस्थान भी देखेंगे, यूरिनरी सिस्टम भी देखेंगे और एक्सक्रेटरी सिस्टम में ही यूरिनरी सिस्टम आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए उत्सर्जित संस्था एक्सक्रेटरी सिस्टम, ओके ना। शरीर के अंदर भोजन के चयापचय, मेटाबॉलिज्म अथवा कोशिकाओं की मरम्मत के कारण उत्पन्न व्यर्थ पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट जैसे द्रव है, गैस है, ठोस है आदि को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया में जो उत्सर्जी अंग या अंगों के समूह संलग्न होते हैं और उनके द्वारा संपन्न की जाने वाली क्रिया को उत्संजन तंत्र कहते हैं। स्पष्ट रूप से है कि जैसे हम भोजन करते हैं तो शरीर के अंदर हमारा जैसे ही भोजन जाता है तो एक मेटाबॉलिज्म होता है, चयापचय की क्रिया होती है और साथ में चयापचय की क्रिया है और कोशिका भी जो है इसी मेटाबॉलिज्म के क्रिया के बाद जो है इससे ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा मिलता है तो जो भी कोशिका क्षतिग्रस्त है उसको मरम्मत होता है और इन सभी के कारण जो है कोशिकाओं के मरम्मत है या मेटाबॉलिज्म है, इसके कारण जो है वेस्ट पदार्थ हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। अब ये वेस्ट पदार्थ जो है द्रव के रूप में हो सकते हैं, गैस के रूप में या ठोस के रूप में आदि के रूप में जो है हो सकते हैं और इसी ठोस पदार्थों को जो है शरीर से बाहर निकालने में जो भी उत्सर्जी अंग, जो भी ऑर्गेन, एक्सक्रेटरी ऑर्गेन या उसके समूह शामिल होते हैं और उनके द्वारा जो भी काम संपन्न की जाती है उसे ही उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। समझ गए चीज़ों को। आराम सा है कि शरीर के अंदर एकदम आसान सी है कि शरीर के अंदर हम भोजन करते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म, उसका चयापचय होता है, कोशिका का मरम्मत भी होता है। तो इन सब के कारण जो वेस्ट पदार्थ जो है बनता है, जो ठोस के रूप में, द्रव के रूप में, गैस के रूप में आदि के रूप में हो सकते हैं, तो इन्हीं सब को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो भी उत्सर्जी अंग या इनके अंगों का समूह संलग्न मतलब शामिल होते हैं और उनके द्वारा जो भी काम संपन्न की जाती है उसी को जो है हम लोग उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। समझ गए चीज़ों को। चलिए, उत्सर्जी अंगों में किडनी होते हैं, त्वचा, स्किन, फेफड़े आदि होते हैं। इनके मुख्य अंग गुर्दे होते हैं जो मूत्रीय संस्था के अंग है। तो आपको समझना पड़ेगा कि उत्सर्जी अंग में जो है गुर्दा, किडनी है और त्वचा है और फेफड़ा है। ठीक है, और ये जो है आपके मुख्य गुर्दे जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, जो मूत्रीय संस्थान के एक अंग है यूरिनरी सिस्टम के। ओके, तो इतना उत्सर्जी सिस्टम के बारे में हमको लिख देना है। बाकी चलिए आगे हम देखते हैं। अब आगे हमारा एक बहुत ही शानदार प्रश्न क्या है कि मूत्रीय संस्था का सचित्र वर्णन करें, यूरिनरी सिस्टम के विथ डायग्राम में वर्णन करें। चलिए बहुत आसान है इसको समझना, कैसे समझते हैं चलिए देखते हैं।
मूत्रीय संस्थान देख लीजिए, जिसे रीनल सिस्टम भी कहते हैं, निम्नलिखित अंगों से मिलकर बना होता है। मूत्रीय संस्थान को जो है रीनल सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, गुर्दीय तंत्र भी कहते हैं, जिसे निम्नलिखित अंग से मिलकर बना है। आप लोग पहले से ही जानते हैं, मैंने इससे पहले भी कितना सिस्टम पढ़ा रखा है। वहाँ पर मैंने स्पष्ट बताया कि सिस्टम कोई भी होता है वह एक चीज़ों से मिलकर नहीं बनता है। कोई भी ऑर्गेन का सिस्टम होगा तो उसमें 2, 4, 5, 10 जो है ऑर्गेन हिस्सा लेगा ही उससे सिस्टम में, तभी जाके वह एक सिस्टम बनाता है, ठीक है। तो ठीक मूत्रीय संस्थान में भी जो है अंग है, अंगों को शामिल है, बहुत सारे अंगों मिला है। तो यह जो है मूत्रीय संस्थान होता है, जिसे रीनल सिस्टम भी कहते हैं। मूत्र प्रणाली, जिसे मूत्र पथ के रूप में भी जाना जाता है, में गुर्दा, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय और मूत्रमार्ग होते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि मूत्रीय प्रणाली या मूत्रीय संस्थान, जिसे हम लोग मूत्रीय पथ के नाम से भी जानते हैं, इसमें किडनी होते हैं, यूरेटर मूत्रवाहिनी, ब्लेडर होते हैं और यूरेथ्रा होते हैं, मूत्रमार्ग होते हैं। नॉर्मली इसमें यही 4 होते हैं यूरिनरी सिस्टम में। एक होता है किडनी, जो सबसे महत्वपूर्ण है। दो होता है यूरेटर, 2 किडनी भी होता है, 2 यूरेटर भी होता है। एक ब्लेडर मूत्राशय होता है और एक यूरेथ्रा होता है, मूत्रमार्ग होता है, ठीक है। तो यही महत्वपूर्ण मूत्रीय प्रणाली का अंग है, समझ गए। मूत्रीय प्रणाली का उद्देश्य जो है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना। मूत्रीय प्रणाली का एक ही उद्देश्य है कि शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को जो है बाहर निकलता है। रक्त की मात्रा और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। हमारे बॉडी में ज़्यादा तरल हो जाने पर, ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ बढ़ने पर, इन सभी को मात्रा को कौन करता है, संतुलित करता है। रक्तचाप जो है बॉडी से अगर आपको पानी नहीं निकालेगा, यूरिन अगर आपका नहीं बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ, विषैला पदार्थ बॉडी में बनने लगेगा, बहुत ज़्यादा पानी का इकट्ठा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, शरीर में रक्तचाप बढ़ेगा, सूजन होगा, ठीक है ना। तो मूत्रीय प्रणाली का यही उद्देश्य है कि अपशिष्ट वेस्ट पदार्थों का निष्कासन करता है, जिसमें रक्त की मात्रा और रक्तचाप को भी नियंत्रित करना शामिल है। यह विद्युत अपघट्ट, इलेक्ट्रोलाइट और मेटाबोलाइट्स के स्तर को नियंत्रित करना और रक्तचाप को नियंत्रित कर, पीएच को नियंत्रित करना। तो मूत्रीय प्रणाली का ये उद्देश्य है कि यह अपशिष्ट को निष्कासन करता है, रक्त की मात्रा को नियंत्रित करता है, रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है, यह इलेक्ट्रोलाइट्स को और मेटाबोलाइट्स को स्तर को नियंत्रित करता है और रक्तचाप पीएच मान को भी नियंत्रित करता है, ठीक है। तो यही हमारा यूरिनरी सिस्टम है, इसके बारे में हम लोग समझ गए। आगे चलिए देखते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है। ये आपके क्या है, ये आपके ब्लेडर है, यहाँ पे यूरिन आके स्टोर होता है, ठीक है। ये ब्लेडर मूत्राशय हो गया। यहाँ पे एक नली आया है, एक ब्लेडर के बाहर एक यूरिन पास होने वाला यूरेथ्रा, मूत्रमार्ग जिसे हम लोग कहते हैं। बाकी रह गई बात, इसमें देख लीजिए, एक यूरेटर इधर है और एक यूरेटर इधर है, 2 यूरेटर होते हैं, ठीक है। 2 मूत्रनली, मूत्रवाहिका जिसे हम लोग कहते हैं, जो कहाँ पे खुलता है, मूत्राशय में खुलता है, ठीक है। और ये यूरेटर कनेक्ट कहाँ पे होता है, तो दोनों किडनी में एक एक यूरेटर जो है आपके जाते हैं। तो यही जो है, और इसके ऊपर एड्रीनल ग्लैंड है, ये ऊपर जो है किडनी के ऊपर हल्का सा एड्रीनल ग्लैंड होते हैं। बाकी यह जो है किडनी है, ठीक है, ये किडनी हमारा, इसी से 2 यूरेटर जो है लगा हुआ है। तो ऐसे चित्र आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। चित्र बनाना आसान है। बाकी एक किडनी के अंदर एक जो है हाइलम धंसा हुआ भाग है, जिससे होकर यूरेटर जो है अंदर प्रवेश करता है। उसके बाद जो है ब्लड वेसल्स जो है प्लेस करता है, नर्व जो है आपको प्लेस करता है, इसी के अंदर जो है इसी रास्ते से जाता है जो धंसा हुआ भाग है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ओके। चलिए अब आइए आगे हम लोग जानते हैं। अब एक एक करके जो हम लोग 4 ऑर्गेन देखे हैं मूत्रीय संस्थान में, उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको फिगर सहित मूत्रीय संस्थान होता क्या है, कौन कौन से ऑर्गेन है, सबको चर्चा करना पड़ेगा, तभी जाके अच्छे नंबर मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको इसमें 2 ब्रिक होता है, 2 किडनी होता है, ठीक है। ये शरीर में मूत्र का निर्माण करते हैं और रक्त में घुले हुए पदार्थों को छानते हैं। किडनी का मुख्यतः यही काम होता है कि यह मूत्र का निर्माण करता है, यह जो है इलेक्ट्रोलाइट और जल के संतुलन बनाता है, और रक्त में जो भी घुले हुए बेकार के पदार्थ है उसको छानने, फिल्ट्रेशन का भी काम किडनी हमारा करता है। तो यह मूत्रीय सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और मैं बता दूं, आगे मैं किडनी आपको इसी में आगे बताने वाला हूं, डिटेल से उसके काम को और उसके रचना सहित बताएंगे। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, आगे भी वीडियो देखिएगा, क्योंकि सिंगल किडनी भी जो है आपको चित्र सहित पूछ लेता है 5 नंबर या 10 नंबर में। तो किडनी को जो है आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, आगे मैं डिटेल से बताया हूँ। दूसरा है यहाँ पे 2 मूत्रनली यानी यूरेटर्स होते हैं। यूरेटर्स मतलब मूत्रनली, जिसमें 2 होते हैं। प्रत्येक किडनी से यूरिन एक यूरेटर से के माध्यम से निकलकर मूत्राशय यूरिनरी ब्लेडर तक पहुँचता है। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको ऊपर बता ही दिया कि 2 किडनी इधर इधर लगा है, यहाँ से यूरेटर एक निकलता है और दोनों यूरेटर जो है मूत्र को लेकर यह ब्लेडर में पहुँचाता है, ठीक है, मूत्राशय में पहुँचाता है, ओके। चलिए, ये यूरेटर दोनों तरफ के मतलब यूरिनरी ब्लेडर के पश्च भाग में खुलते हैं। अब ये जो नली जो मैंने आपको बताया दोनों बगल का, यह ब्लेडर मूत्राशय के पीछे वाले भाग में जो है खुलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
यूरेटर की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। यूरिन यूरेटर की मांसपेशी दीवार की पेरिस्टाल्टिक वेब द्वारा मूत्राशय में पहुंचता है। अब यूरेटर की लंबाई जो है मतलब ये नली की लंबाई है जो है लगभग जो है 25 सेंटीमीटर है। यूरिन यूरेटर की मांसपेशी, यूरिन जो है मूत्र जो है वह यूरेटर मतलब मूत्र नली के मांसपेशी दीवार की पेरिस्टाल्टिक जो है वेब द्वारा मूत्राशय में पहुँचता है। मतलब जो यूरेटर जो दोनों बगल लगा है ना, इसमें जो यूरिन आता है और ये मूत्राशय में जो पहुँचता है वह पेरिस्टाल्टिक जो है वेब के द्वारा यूरिन में पहुंचता है। समझ गए चीज़ों को। चलिए, तो ये तो हो गया यूरेटर, संख्या में 2 होता है, इसको ध्यान में रखना है। जो किडनी से खुलता है, जो किडनी से जो है प्रारंभ होता है और जो है जाके मूत्राशय के पश्च वाले भाग से होते हुए मूत्राशय में खुल जाता है, जहाँ पे इसका काम होता है कि किडनी से यूरिन को जो है मूत्राशय की तरफ ले जाना। ठीक है, इसका ये काम हो गया। तीसरा है यहाँ पे अब है ब्लेडर। ब्लेडर का क्या काम है? ब्लेडर का काम होता है कि जो भी यूरिन किडनी के द्वारा निर्माण होता है उसको जो है मूत्र नली के जरिए जो है मूत्राशय यानी ब्लेडर में पहुँचाया जाता है। ठीक है, चलिए, एक लचीली डेस्टिनेबल थैलीनुमा अंग है। यह कौन सा है? एक थैलीनुमा अंग होता है जो समानतः 200 से 500 ml यूरिन एकत्रित कर सकता है। जो समानतः यूरिनरी ब्लेडर समानतः जो है 200 से लेकर 500 यूरिन को जो है इकट्ठा ml याद रखिएगा, मिलीलीटर, इतना जो है इकट्ठा कर सकता है। चूँकि यह एक थैलीनुमा रचना होता है इसका। ये पेल्विक कैविटी में जो है सिम्फेसिस प्यूबिस के पीछे स्थित होता है। आपको याद रखना है कि ब्लेडर कहाँ होता है? पेल्विक कैविटी में होता है और पेल्विक कैविटी के सिम्फेसिस प्यूबिस के पीछे स्थित होता है। जब इस त्रिकोणाकार अंग में 300 से 500 ml यूरिन एकत्रित हो जाता है तो मूत्र त्याग की इच्छा महसूस होती है। तो नॉर्मल तो समझ गए कि ये क्या करता है, लेकिन ये समझिए कि जो ब्लेडर होता है वह क्या करता है? यूरिन जो है यूरेटर के द्वारा ब्लेडर में इकट्ठा होता है। ठीक है, यहाँ पे यूरिन जो है जमा होता है। यह समानतः 200 से 500 ml तक यूरिन को इकट्ठा कर सकता है। ठीक है, यह जो है पेल्विक कैविटी में सिम्फेसिस प्यूबिस के पीछे स्थित होता है। ठीक है, तो याद रखने को है। ब्लेडर का काम क्या होता है? ब्लेडर का काम होता है कि यह जो है यूरिन को अपने अंदर इकट्ठा करके रखता है। ठीक है, यूरिन कहाँ से आता है? तो किडनी से आता है और दोनों यूरेटर के द्वारा जो है कहाँ पर जमा होता है? इसी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर में ही होता है। मूत्राशय, मूत्राशय का मतलब है कि मूत्र का इकट्ठा करने वाला अंग मूत्राशय होता है। ठीक है, जहाँ पे इकट्ठा होता है और जैसे ही मालूम देता है तो हम लोग उसको विसर्जित कर देते हैं। ठीक है, चौथा है मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यह यूरेथ्रा जो है यूरिनरी सिस्टम का सबसे अंतिम वाला ऑर्गेन है। इसमें क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ तो हमें एक लाइन लिख दिया हूँ, यह एक नली है जिससे होकर मूत्राशय से मूत्र शरीर से बाहर निष्कासित होता है। बट आपको इसमें डिटेल में क्या लिखना है मैं बता देता हूँ कि यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग यह हमारे मूत्रीय संस्थान का अंतिम भाग है। ठीक है, अंतिम भाग है। यह एक नली के रूप में ब्लेडर के नीचे जो है खुलता है। ठीक है, ब्लेडर के सामने यानी नीचे खुलता है और इसका काम होता है कि यह जो है ब्लेडर से यानी मूत्राशय से मूत्र को निष्कासित करता है शरीर से बाहर। ठीक है, तो यही जो है आपके यूरेथ्रा हो गए। तो यही 4 ऑर्गेन हो गए मूत्रीय संस्थान के, मैंने बता दिया। और मैंने पहले बताया कि मैं जो है किडनी के बारे में अच्छे से डिस्कस करूँगा क्योंकि किडनी के बारे में पर्सनल जो है पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो किडनी यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग को मैं एक बार और फिगर दिखा देता हूँ। अगर आप लोग को कन्फ्यूजन हो तो मैं फिगर दिखा देता हूँ। देखिए, 2 किडनी है, आसान सी भाषा में समझिए, 2 किडनी है। यहाँ पे दोनों किडनी से एक एक यूरेटर जो है निकला है। ठीक है, मूत्र नली निकला है जो मूत्र को लेकर ब्लेडर में पहुँचाता है। ये हमारा ब्लेडर है। ठीक है, जो मूत्र को इकट्ठा करता है। ओके, अब इस ब्लेडर्स के बाहर जो है एक ही मूत्र मार्ग निकला है यूरेथ्रा, जो शरीर से यानी मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकाल देता है। तो यही हमारा क्या हो गया? यूरिनरी सिस्टम। 1 नंबर किडनी या 2 नंबर यूरेटर, 3 नंबर मूत्राशय, 4 नंबर यूरेथ्रा। कोई दिक्कत नहीं, इसी प्रकार से फिगर बना दीजिएगा, बहुत आसान फिगर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करना है किडनी के बारे में डिटेल से। क्यों? क्योंकि किडनी के बारे में 10 नंबर में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि किडनी क्या है, कि किडनी के चित्र सहित जो है समझाएं और इसके कार्यों को लिखें। ठीक है, तो अगर 10 नंबर 5 नंबर में आपसे पूछे तो अच्छे से लिखिएगा। चलिए बताते हैं। शरीर के तरल अपशिष्ट वेस्ट को किडनी की मदद से उत्सर्जित किया जाता है। आपको पहले समझना पड़ेगा कि किडनी हमारा क्या है? मूत्रीय संस्था का एक अंग है। ठीक है, जिससे तरल पदार्थों को क्या करता है कि किडनी की मदद से जो है उत्सर्जित किया जाता है। शरीर में जो भी तरल अपशिष्ट है उसको किडनी की मदद से शरीर से बाहर जो है निकालते हैं। ठीक है, इस संख्या में 2 बीन शेप में होते हैं, मतलब बीज जो सेम के बीज होता है ना, उस शेप में जो है आपको यह 2 अंग 2 होते हैं किडनी। ओके, जिनका आकार जो है कितना होता है? साइज जो है वह 5 इंच लंबाई, 2.5 से 3 इंच मोटाई और 1 से 2 इंच जो है इसका क्या होता है? चौड़ाई होता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखने को, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। इतना जो है इसका साइज होता है। ओके, यानी 10 से 12 सेंटीमीटर यह होती है। सेंटीमीटर में बात किया जाएगा तो 10 से 12 सेंटीमीटर है। इंच में बात किया जाएगा तो चौड़ाई मोटाई और लंबाई चौड़ाई मोटाई इतना होगा। ठीक है,
सेंटीमीटर में इतना होगा। ओके, प्रत्येक किडनी की औसतन वजन 120 से लेकर 150 ग्राम तक हो सकते हैं। अब यह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग जो है पाया जाता है, लेकिन एवरेज की बात किया जाए तो 120 से लेकर 150 ग्राम तक यह हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं माय डियर, आगे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि इसकी प्रत्येक का वजन जो है लगभग में औसतन 120 से लेकर 150 ग्राम तक हो सकते हैं। सभी व्यक्तियों में यह अलग अलग हो सकते हैं। दाएं ओर का जो किडनी होता है वह बाएं किडनी से जो है थोड़ी सी छोटी होती है। आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो किडनी है माय डियर, मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो इस साइड का जो किडनी है, लगभग ए वाला किडनी, दाएँ साइड का जो किडनी होता है मेरा, आप नॉर्मल समझिए, राइट साइड का जो मेरा किडनी है वह लेफ्ट साइड के किडनी से थोड़ा छोटा होता है। कैसे छोटा होता है, तो आप अपने राइट साइड देखिए, आपके राइट साइड जो किडनी होता है वह थोड़ा सा छोटा इसलिए होता है क्योंकि उसके जस्ट ऊपर जो है लीवर मौजूद होता है, और लीवर मौजूद होने के कारण राइट साइड वाला जो किडनी होता है वह लेफ्ट वाले की तुलना में थोड़ा सा छोटा होता है और थोड़ा जो है नीचा की तरफ भी होता है। ठीक है, राइट वाला जो किडनी होता है वह आपके थोड़ा सा नीचे होता है कंपेरिजन टू लेफ्ट वाला, मतलब बाएँ वाला। तो क्या याद रखिएगा कि बाएं वाला किडनी बड़ा होता है दाएं वाले से। ठीक है, दाएं वाला किडनी थोड़ा सा नीचे होता है, क्यों? क्योंकि यह जो है इसके ऊपर जो है लीवर मौजूद होता है। समझ गए? तो इसी को शेप को एडजस्ट करने के लिए जो हमारा दाएं किडनी है थोड़ा सा नीचे होता है। ओके, चलिए आगे आप देखिए। किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में नेफ्रॉन काम करता है। अब किडनी में एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो रचनात्मक और क्रियात्मक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ये एब्डोमिनल पश्च भाग में वर्टेब्रा कॉलम के दोनों तरफ स्थित होता है। पोजीशन की बात किया जाए तो यह जो है एब्डोमिनल उदर क्षेत्र के पीछे वाले भाग में होते हैं, इसीलिए देखते होइएगा किडनी जो है आपके दोनों साइड से जो है बगल में रहता है। ठीक है, सामने में नहीं रहता है, दोनों साइड से बगल में रहता है। तो यही कहता है कि यह एब्डोमिनल के पश्च भाग में वर्टेब्रा जो है आपके वर्टेब्रा कॉलम के दोनों तरफ स्थित होते हैं। दो किडनी है तो दोनों तरफ स्थित होगा। ठीक है, किडनी की संरचना में बाहरी भाग रीनल कॉर्टेक्स व भीतरी भाग रेनल मेंडुला कहलाता है। मतलब ये जो बाहरी भाग जो होता है ना, यह आपके क्या हो जाते हैं, रीनल कॉर्टेक्स हो जाते हैं, जबकि इसके जो ये भीतर वाला भाग हो जाता है, यह भीतर वाला भाग जो है मेंडुला होता है, जो आपके इसके अंदर में इस टाइप से जो है बना होता है इसके अंदर में। ठीक है, इसके अंदर में आपके मेंडुला होते हैं और ये बाहर वाला भाग है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। रीनल कॉर्टेक्स भाग में नेफ्रॉन स्थित होता है। रीनल कॉर्टेक्स जो होता है उसमें नेफ्रॉन होता है और पूरा फंक्शनल काम जो है किडनी का वह नेफ्रॉन ही करता है, जैसे वेस्ट पदार्थों को अलग करना, शुद्ध और अशुद्ध को छानना, यह जो है आपके नेफ्रॉन ही फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी का, यानी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन ही होता है, और यह नेफ्रॉन रीनल कॉर्टेक्स में स्थित होता है। ओके, चलिए। रीनल मेंडुला में कलेक्टिंग ट्यूब स्थित होता है। अब आपको याद रखना पड़ेगा, चूंकि रीनल कॉर्टेक्स बाहरी वाला भाग है तो यह एक आवरण भी बनाता है, तो रीनल कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन होता है जो एक फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। समझ गए? लेकिन इसमें जो रेनल मेंडुला होता है, यह रीनल मेंडुला क्या करता है कि जितने भी ट्यूब वगैरह होते हैं, जैसे रक्त के वाहिका हो गया, रक्त अंदर ले जाना, फिर अंदर से रक्त को बाहर निकालना, ठीक है, यूरेटर मूत्र नली होते हैं, वह भी प्रवेश जो है करता है किडनी में। उसके बाद आपका नर्व सब जो हो गया, तंत्रिका हो गया, नर्व, तो वह सब जो है यही रीनल मेंडुला में ही जो है स्थित होता है। समझ गए? किडनी को रीनल आर्टरी द्वारा रक्त सप्लाई होता है। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि किडनी को रीनल आर्टरी के द्वारा जो है ब्लड सप्लाई होता है। फिल्ट्रेशन के बाद जो है रक्त रीनल वेन द्वारा इन्फीरियर वेना कावा में प्रवेश करता है। अब जब फिल्ट्रेशन हो जाता है, किडनी में ब्लड रीनल आर्टरी के द्वारा चला जाता है, उसके बाद जब यह सप्लाई होता है तो रीनल वेन के द्वारा इन्फीरियर वेना कावा में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और यही हमारा किडनी का एक, देख लीजिए, अब ऊपर तक जो आप समझे हैं वह किडनी का आपका जो है हो गया डिटेल से। देख लीजिए यहाँ पे, यही मेरा जो है एक बॉडी में देख सकते हैं, यही किडनी, दो बॉडी, हमारे दो किडनी है। समझ रहे हैं चीज़ों को? समझ गए? चलिए, अब दो किडनी है दोनों आसपास। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ए वाला भाग है, ए आपका ए वाला भाग है, देख लीजिए, ए वाला जो ऊपर वाला आपको भाग दिख रहा है ना, यह जो है आपके ऊपर वाला जो आवरण दिख रहा है, ए वाला कटा हुआ जो भाग है रीनल वाला, ये रीनल कॉर्टेक्स होते हैं। ये ऊपर का आवरण की तरह काम करता है, और इसी में जो है आपके क्या होते हैं, जो है रीनल जो है आपको मेंडुला होते हैं। अब ये जो वाला भाग देख रहे हैं, ऊपर वाले भाग को, जो अंदर वाला भाग है, यही आपका क्या होता है, रीनल मेंडुला होता है। यानी ऊपर वाला भाग रीनल कॉर्टेक्स बनाता है और आंतरिक भाग रीनल मेंडुला बनाता है। समझ गए? और ये जो धंसा हुआ भाग होता है, ये जो धंसा हुआ भाग होता है, यही हाइलम बनाता है। हाइलम मतलब धंसा हुआ भाग ही, जिससे होकर यह जो है रीनल वेन जाता है, रीनल आर्टरी प्रवेश करता है, ठीक है, यूरेटर प्रवेश करता है, यह सब नर्व प्रवेश करता है, यह सब प्रवेश इसी हाइलम के जरिए करता है। हाइलम क्या होता है? धंसा हुआ भाग, जिससे होकर वेन, आर्टरी, यूरेटर, तंत्रिका सब जो है इसके अंदर जाता है। ठीक है, बाकी इसके ऊपर वाले भाग कॉर्टेक्स होते हैं, इसके आंतरिक जो है भाग में आपके रीनल मेंडुला होते हैं, और इसी आंतरिक भाग
भाग में ब्लड तंत्रिका, ठीक है, यूरेटर वगैरह जो है सब जा कनेक्ट रहता है। समझ गए चीज़ों को। और ये जो है सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, कॉर्टेक्स के ऊपर जो भाग होता है वह फाइबर कैप्सूल होता है। समझ गए चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम चलते हैं इसके कार्य को देखते हैं। अब यहाँ पे किडनी के कार्यों को आप लोग देख लीजिए कि फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी के कार्य क्या होते हैं। तो गुर्दे का प्रमुख कार्य है रक्त को छानना, छीनना नहीं छानना, तथा छने हुए तरल पदार्थों को शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों को पुनः अवशोषण करके वापस रक्त परिवहन को प्रदान करना तथा शेष का मूत्र निर्माण करना। परंतु देख लीजिए गुर्दों को इस कार्य के अतिरिक्त भी कुछ अन्य आवश्यक कार्य है। जैसे यहाँ पे गुर्दे होंगे, ठीक है, गुर्दा मुर्दा नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए गुर्दा का हमारे शरीर में प्रमुख कार्य है, यह रक्त को छानने के साथ साथ जितने भी तरल पदार्थ है उसको शरीर के उपयोगी के रूप में भेजता भी है और साथ में शरीर से बाहर निकाल भी देता है मूत्र के जरिए, ठीक है। और इसका यूरिन जो किडनी है उसका सिर्फ यही काम नहीं है कि वह जो है रक्त को छान दिया और साथ में जो है यह मूत्र को शरीर से बाहर निकाल दिया, सिर्फ यही काम नहीं है, ठीक है, इसका और भी सारे काम हैं। चलिए इस कार्य को हम लोग आगे देखते हैं जो कि निम्नलिखित कार्य है। शरीर में यह जल और इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारा क्या होता है, बॉडी में जल और कुछ खनिज लवण होते हैं, उसके बीच में संतुलन जो है बनना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। तो शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन का काम जो है हमारा किडनी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए रक्त की क्षारीयता को कायम रखता है और रक्त में जो हमारा रक्त का जो क्षारीयता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4 इतना ही होता है ना, तो क्षारीय हो गया। तो रक्त के क्षारीयता को यह बनाए रखता है, पीएच मान को मेंटेन करता है, जो कि आप ऊपर भी देख चुके हैं। शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो जल होता है, जो तरल है, उसको भी यह नियंत्रित करके रखता है। अगर बॉडी में ज़्यादा तरल हो जाता है तो इसको जो है बाहर निकालने का काम हमारा किडनी ही करता है, ठीक है, जिससे हमारे शरीर में आवश्यक तरल मौजूद होता है और अनावश्यक तरल बाहर निकल जाता है, ठीक है। शरीर में अम्ल और क्षार के संतुलन को भी नियंत्रित करता है। किडनी का काम यह भी है कि बॉडी में अम्ल और एसिड और बेस को भी बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। पाँचवा है गुर्दे द्वारा अनेक अनावश्यक संवेदकों, एलर्जिक औषधियाँ तथा जीव विषों का उत्सर्जन कर देता है। अब हम कोई भी दवाई लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी दवाई 100% जो है आपके बॉडी में नहीं रह जाता है, वह कुछ न कुछ मात्रा जो है अनावश्यक रूप में शरीर से बाहर जो है निकल जाता है। या बहुत सारे जीव विष होते हैं जो हमारे बॉडी में टॉक्सिक्स होते हैं, विष होते हैं, उसको भी निकालने का काम करता है, ठीक है। आगे है गुर्दे के द्वारा ही इनके अनुपयोगी पदार्थ, वेस्ट पदार्थ को शरीर से बाहर किया जाता है। अब किडनी के द्वारा ही जो वेस्ट पदार्थ हमारे ब्लड में मिला है उसको क्या करता है, छानता है और पानी को बैलेंस बनाता है, पानी की मात्रा को संतुलन करता है, हमारे बॉडी में बढ़ रहे टॉक्सिक यानी विष को जो है कम करता है और शरीर से बाहर निकालता है वेस्ट पदार्थ के रूप में, ठीक है। आगे है गुर्दे के द्वारा रेनिन नामक एंजाइम का निर्माण होता है जो रक्त दाब के नियमन में सहायता करते हैं। अब किडनी के द्वारा ही एक एंजाइम जो है निर्माण होता है जिसका नाम है रेनिन, और यह जो है क्या करता है, ब्लड प्रेशर को जो है क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यह जो किडनी क्या करता है कि एक रेनिन का निर्माण भी करता है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ठीक है। आठवां है माय डियर यहाँ पे गुर्दे अमोनिया उत्सर्जन, देख लीजिए गुर्दे जो है अमोनिया उत्सर्जन, ठीक है, शरीर में रक्त का जो है हाइड्रोजन आयतन सामान जो है क्या करता है, आपको बनाए रखता है, ठीक है। गुर्दे अमोनिया उत्पन्न कर शरीर में रक्त का हाइड्रोजन आयतन सांद्रता स्थित रखता है। तभी देखते होइएगा जब आप यूरिन करते हैं तो उसका अमोनिया की तरह गंध आता है, ठीक है। देख लीजिए आगे देखिए गुर्दे रक्त एवं शरीर के अन्य तरलों के रासायनिक संगठन को नियंत्रित करता है। अब किडनी क्या करता है कि हमारे बॉडी में तरल को और अन्य रासायनिक संगठनों को भी नियंत्रित करता है, ठीक है। गुर्दे के द्वारा एक हार्मोन भी रिलीज होता है जिससे हम लोग इरिथ्रोपोएटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोएटिन कहते हैं, ठीक है। तो आप लिखिएगा कि किडनी के द्वारा एक हार्मोन को भी रिलीज किया जाता है जिसे इरिथ्रोपोएटिन बोलते हैं, ठीक है, याद रखने को, ओके। चलिए आगे जो है हम लोग मिलते हैं, ठीक है ना। तो आपको यह ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से हो या फिर आपको जो भी दृष्टि से हो ये जरूर याद रखिएगा। 9वां पॉइंट तो ये मैंने बता दिया, 9 पॉइंट तक जो है आपके किडनी के कार्य बता दिए। 10वां पॉइंट आप छूट गया, यहाँ पे आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा कि गुर्दे के द्वारा एक हार्मोन जिसे हम लोग एरिथ्रोपोएटिन कहते हैं, क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोएटिन कहते हैं, जो क्या करता है, निर्माण करता है, जो आरबीसी के निर्माण के लिए क्या होता है, सहायक होता है एरिथ्रोपोएटिन, ठीक है। तो 10वां पॉइंट वही इंक्लूड कर लीजिएगा कि यह जो है एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन को भी रिलीज करता है किडनी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैंने अच्छे से सब चीज़ डिस्कस कर दिया। इससे पहले चीज़ों को समझिए कि आखिर यह पाचन तंत्र है क्या, समझ गए। तो माय डियर आपको एक बात पहले दिमाग में डाल लेना पड़ेगा कि जो डाइजेशन सिस्टम होता है हमारे बॉडी में वह एक केमिकल प्रोसेस होता है, वह एक रासायनिक प्रक्रिया होता है, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है आपसे कि पाचन तंत्र यानी हमारे बॉडी में या मानव के शरीर में जो पाचन होता है वह कैसी प्रक्रिया है, भौतिक है, रासायनिक है। तो दिमाग में डालिए यह एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो पाचन एक यांत्रिक एवं रासायनिक प्रक्रिया है, ओके।
इस प्रक्रिया में मतलब ये जो रासायनिक प्रक्रिया है इसमें जो भोजन होता है यह अति सूक्ष्म कणों में खंडित होता है, मतलब विभाजित होता है। जाहिर सी बात है जब हम भोजन करते हैं तो उसमें बहुत सारा हमारे जो है मुंह में लार ग्रंथि होते हैं, ओरल कैविटी में, वह क्या करता है कि बहुत सारे सलाइवा को, लार को भोजन में मिक्स कराता है, भोजन को दांतों से तोड़ा जाता है, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो वही कहता है कि इस प्रक्रिया में आहार यानी भोजन को अति छोटे छोटे कणों में जो है खंडित होता है। ठीक है, तथा एंजाइम व पाचक रसों की क्रिया से भोजन के अघुलनशील पदार्थ को घुलनशील घटक के रूप में तैयार किया जाता है। अब आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो हम दांत के द्वारा भोजन को छोटे छोटे कण में तोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद भी भोजन जो है कंप्लीट रूप से पचता नहीं है। तो पचता कब है? तो जब भोजन हमारे दांतों से तोड़ने के बाद जो है जो हमारा एलिमेंट्री कैनल होता है, आहार नली होता है, उसके द्वारा जो है पेट में जाता है, आमाशय में। अब आमाशय में जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे पाचक रस होते हैं जो आमाशय से लेके आंतों तक जो है सीक्रेट होते हैं, इस भोजन में मिलते हैं, जिसके कारण भोजन जो अघुलनशील होता है, जो घुलने वाला पदार्थ नहीं होता है, वह भी घुल जाता है इस एंजाइम और पाचक रस के सहायता से। जैसे हम भोजन करते हैं तो इसमें फैट होता है, वसा भी होता है, प्रोटीन भी होता है, ये सब कार्बनिक पदार्थ होता है जो अघुलनशील होता है। लेकिन हमारे बॉडी में ऐसा जूस है, ऐसा जो है पाचक रस है जो सीक्रेट होने के बाद, जो एंजाइम सीक्रेट होने के बाद इस अघुलनशील पदार्थ को भी घुलनशील पदार्थों में बदल देता है। और यही जो है हमारा एक रासायनिक प्रक्रिया होता है कि भोजन को अति सूक्ष्म कणों में पहले विभाजित करना, फिर पाचक रस और एंजाइमों के द्वारा भोजन जो अघुलनशील पदार्थ है उसको घुलनशील पदार्थ में बनाता है। ठीक है, तैयार करता है। अब जब भोजन हमारा घुलनशील पदार्थ में बन जाता है तो भोजन में जो भी पोषक तत्व, जो भी घटक होते हैं जो भोजन में मौजूद होते हैं, वह शरीर के कोशिकाओं के द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। ठीक है, और समस्त प्रक्रिया को ही पाचन क्रिया कहते हैं। देखिए हम भोजन किए, ठीक है, भोजन जैसे ही करते हैं तो हमारा दांत जो है छोटे छोटे कणों में विभाजित कर देता है मुंह में, और मुंह में जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, सलाइवा ग्लैंड जो है, सलेवरी ग्लैंड होता है, लार ग्रंथि, वहाँ से लार का सीक्रेट होता है। अब वह लार भोजन में मिलता है, मिलने से भोजन एक लुगदी के समान चिकना हो जाता है, जिससे निगलना आसान हो जाता है। अब वह जैसे ही आहार नाल के जरिए आमाशय में जाता है तो आमाशय में हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे HCl सीक्रेट होता है। ठीक है, अब वह HCl जो है क्या करता है कि भोजन में अगर कोई सूक्ष्म जीव हो तो उसको वहाँ पर गला देता है, मार देता है। फिर भोजन का कुछ जो है पाचन की क्रिया हमारा पेट में भी हो जाता है, फिर भोजन वहाँ से आगे बढ़ता है छोटी आंत की तरफ। ठीक है, अब छोटी आंत में पैंक्रियाज से बहुत सारे जूस मिल जाते हैं, एंजाइम मिल जाते हैं। उसी प्रकार से लीवर से जो है बाइल जूस मिल जाता है जो फैट का जो है पाचन कर देता है। तो इस प्रकार से जो भोजन हमारा है वह अघुलनशील से एकदम भोजन घुलनशील बन जाता है। समझ गए? अब जब घुलनशील बन जाता है तो हमारे बॉडी को जो भी पोषक तत्व चाहिए इसी घुलनशील के जरिए ब्लड में जो है मिल जाता है, ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं कोशिका के द्वारा, और यही संपूर्ण प्रक्रिया पाचन जो है प्रक्रिया डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को जो है मानव के आहार नाल द्वारा पूर्ण किया जाता है। अब यह जो प्रक्रिया होता है आहार नाल के द्वारा पूर्ण किया जाता है। ठीक है, हम जो कुछ भी भोजन के रूप में खाते हैं उनसे प्राप्त पोषक तत्व जो शरीर को रक्त द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं, परंतु जो शिष्ट अवशिष्ट भाग मल के रूप में बाहर निकल जाते हैं, और यह सब के सब जो है हमारे पाचन तंत्र के अंदर ही होता है। सीधा समझिए कि भोजन करने से लेकर मुंह में प्रवेश करने से लेकर मल के द्वारा जो हम मल त्याग देते हैं वहाँ तक के जो प्रक्रिया होता है वह पाचन तंत्र का ही हिस्सा होता है। समझ लीजिए इतना, भोजन मुंह में लिए और वहाँ से जैसे ही भोजन मुंह में लेते हैं पाचन की क्रिया शुरू हो जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि पाचन की क्रिया मुंह से ही शुरू होता है। तो मुंह से शुरू होने के साथ भोजन मल के रूप में बाहर जो निकलता है उस तक के प्रक्रिया को हम लोग पाचन की प्रक्रिया, पाचन तंत्र ही उसमें शामिल होता है, और इन सभी ऑर्गेन में जो प्रक्रिया में शामिल ऑर्गेन होते हैं वह पाचन तंत्र के हिस्सा हो जाते हैं। ठीक है, तो यही हमारा कुछ पाचन तंत्र होता है जो मैंने बता दिया आपको। अब हम लोग देखते हैं फिगर में कि कहाँ कौन से ऑर्गेन जो है पाचन तंत्र में हिस्सा लेता है। ठीक है, देख लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा मुंह से स्टार्ट होता है, तो यह हमारा माउथ हो गया, मुंह। ठीक है, मुंह में दांत भूमिका निभाता है। ठीक है, उसी प्रकार से टंगू भी भूमिका निभाता है, जीभ। उसी प्रकार से हमारा मुंह में दांत भी भूमिका, सलेवरी ग्लैंड भी भूमिका निभाता है। तो दांत में मुख्यतः 4 ऑर्गेन होते हैं जो भूमिका निभाते हैं, और चिक्स भी तो होता है, गाल भी तो जो है भोजन को जो है एक जगह पर रखने में मदद करता है। ठीक है ना, तो मुंह में 4 ऑर्गेन होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से बात किया जाए, ये हमारा क्या होता है, एसोफेगस है, ये हमारा नली होता है, भोजन का नली जो क्या होता है ग्रसनी से जुड़ा होता है, इसे ग्रास नली बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इससे पहले एक फैरिंग्स होता है, याद रखिएगा, और फैरिंग्स हमारा उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है, क्योंकि फैरिंग्स जो है श्वसन में भी रहता है और यहाँ पे डाइजेशन में भी भूमिका निभाता है। तो फैरिंग्स कॉमन होता है, फैरिंग्स दोनों जगह होता है, और इसी फैरिंग्स से कनेक्ट हमारा कौन सा होता है, एसोफेगस होता है, ग्रास नली होता है। तो 3 ऑर्गेन हो गया।
अब भोजन इस एसोफेगस जो है यह अमाशय से क्या होता है, जुड़ा होता है, जो क्या होता है हमारा यहाँ पे जो डायफ्राम होता है उससे क्रॉस करते हुए यह एसोफेगस आता है, ठीक है, और यह सीधा अमाशय से कनेक्ट रहता है। तो अमाशय से एसोफेगस कनेक्ट रहता है जिसमें भोजन आता है। उसके बाद लीवर होता है, जो कि लीवर हमारा बाइल डक्ट का क्या करता है, निर्माण करता है, जो बाइल फैट के पाचन में क्या करता है, भूमिका निभाता है। ओके, उसी प्रकार से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारा होता है ये वाला लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है यह भोजन से जल को अवशोषित करता है और जो है मल को निकालने का काम करता है, ठीक है, तो यह भी होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बीच वाला पार्ट होता है जिसमें भोजन पूर्ण रूप से पचने का काम करता है, ठीक है, और अवशोषण होने का भी काम करता है यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद बड़ी आंत से ही कनेक्ट हमारा रेक्टम होता है, मलाशय होता है जहाँ पे मल स्टोर होता है, और उसके बाद एनस होता है मल द्वार जहाँ से मल निकल जाता है। तो यह कुल ऑर्गेन हमारा बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम में भूमिका निभाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रकार से आप फिगर बना दीजिएगा, यहाँ मुंह दे दीजिएगा, उससे कनेक्ट एक फेरिंग्स दे दीजिएगा, उसके बाद एक एसोफेगस हो जाएगा, फिर एक हमारा क्या हो जाएगा, अमाशय हो जाएगा, फिर हमारा एक लीवर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे पैंक्रियाज नहीं दिया गया है, पैंक्रियाज भी भूमिका निभाता है, ठीक है ना। तो ये सब जो है ये आपका ऑर्गेन हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब इसके आगे अब जब हम लोग पाचन तंत्र के बारे में अच्छे से लिख देंगे तो फिगर बना देंगे। फिगर बनाने के बाद हम लोग लिखेंगे कि ये जो पाचन की क्रिया है, इस पाचन की क्रिया में मानव शरीर में निम्न अंगों का समावेश होता है। मतलब पाचन तंत्र में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें बहुत सारे ऑर्गेन शामिल होते हैं। अब उस ऑर्गेन सबको दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, ठीक है। एक भाग होता है जो हमें आहार नाल एलिमेंट्री कैनल का हिस्सा होता है, ठीक है। एक भाग पाचन तंत्र का होता है जो आहार नाल कहलाता है, एलिमेंट्री कैनल कहलाता है, ठीक है। दूसरा जो पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का वह सहायक पाचन ग्रंथि होता है जिसे हम लोग एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। इसमें वो सारे ऑर्गेन शामिल होते हैं जो कुछ न कुछ जो है सिक्रेशन करता है और फिर वह पाचन में भूमिका निभाता है। वह स्राव जो है पाचन की क्रिया के लिए आवश्यक होता है, तो वह सारे ऑर्गेन को हम लोग एसेसरीज डाइजेस्टिव ग्लैंड में रखते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ, तो पहले तो ये समझ लीजिए यह दो पार्ट में बांटा गया है, एक एलिमेंट्री आहार नाल और एक सहायक एसेसरी, ठीक है, दो प्रकार से बांटा गया है। अब ये जो पाचन तंत्र होता है दो प्रकार से आपको समझना होगा कि कौन कौन से दो प्रकार में, एलिमेंट्री में कौन है और एसेसरीज में कौन है, ऑर्गेन सब देखना ना पड़ेगा। तो देखिए एलिमेंट्री कैनल यह मुख मतलब माउथ से प्रारंभ होकर एनस तक फैली रहती है। इसमें निम्न ऑर्गेन शामिल होती है। तो जो एलिमेंट्री कैनल होता है इसमें मुख्यतः वे सारे ऑर्गेन शामिल होता है जो भोजन को क्या करता है, एक से दूसरे ऑर्गेन में भेजता है और वह जो है धीरे धीरे आगे की तरफ जाता है भोजन हमारा, ठीक है। तो यही है, यह मुख से प्रारंभ होता है। एलिमेंट्री कैनल कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से, माउथ से प्रारंभ होता है और एनस यानी गुद्दा मलद्वार के जरिए जो है यहाँ तक फैला हुआ होता है। मुंह से, माउथ से लेकर एनस तक इसके बीच में जो जो ऑर्गेन आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में वह एलिमेंट्री कैनल का हिस्सा होता है, ठीक है। मुंह तो हमारा सबसे स्टार्टिंग हो गया पाचन तंत्र का, और एनस जो होता है मतलब गुद्दा जो होता है यह सबसे लास्ट वाला अंग होता है पाचन तंत्र का। तो इसके बीच में जो जो ऑर्गेन आएगा वह एलिमेंट्री कैनल का हिस्सा होता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए, जैसे मुख ओरल कैविटी या यहाँ पे देख लीजिए माउथ होता है, ठीक है ना। पहला हो गया मुख गुहा, दूसरा है हमारा फेरिंग्स ग्रसनी। अब ये ग्रसनी आप लोग देखे होइएगा, मैं रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ाए थे तो वहाँ पे ग्रसनी वहाँ भी आया था। तो यह ग्रसनी उभयनिष्ठ होता है जो डाइजेशन में और हमारा रिस्पायरेटरी दोनों में शामिल होता है, ठीक है। तो मुख के बाद फेरिंग्स हो गया, ग्रसनी। अब तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा ऑर्गेन है वह एसोफेगस होता है, ठीक है, जिसे हम लोग ग्रास नली या ग्रासिका बोलते हैं, ठीक है। यह फेरिंग्स के बाद कनेक्ट होता है ग्रासिका या ग्रास नली। देखिए मुंह होता है, मुंह से कनेक्ट हमारा ग्रसनी होता है, ग्रसनी से कनेक्ट हमारा जो है ग्रास नली होता है, ग्रास नली जो है हमारा अमाशय से जुड़ा होता है, फिर अमाशय छोटी आंत से जुड़ा होता है, फिर छोटी आंत हमारा बड़ी आंत से जुड़ा होता है और बड़ी आंत में ही हमारा एक रेक्टम होता है और रेक्टम के बाद हमारा एनस होता है, ठीक है। तो यह जो है सीरियली भी याद रखिएगा तो बहुत आसान है। पहले मुंह, मुंह के बाद हमारा एक होता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद फिर एक नली होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओसोफेगस ग्रास नली बोलते हैं। फिर ये ग्रास नली हमारा पेट से कनेक्ट होता है, यह पेट जो है हमारा फिर छोटी आंत से कनेक्ट होता है, फिर छोटी आंत हमारा बड़ी आंत से कनेक्ट होता है, फिर बड़ी आंत हमारा एक मल के रूप में मलाशय होता है, फिर मलाशय से एक रेक्टम जो है हमारा एनस निकलता है। तो यह सब हमारा एलिमेंट्री कैनल आहार नाल का हिस्सा है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब हो गया। चलिए अब सहायक अंग कौन कौन से है, एसेसरीज कौन से है, और मैं आपको अभी बता देता हूँ। जब जठरांत के बारे में पूछेगा ना कि गैस्ट्रो जो है गैस्ट्रोनोमियल जो है बारे में बताइए, गैस्ट्रोनोमियल के बारे में बताइए, जठरांत के बारे में, तो आपको नॉर्मली उसमें सहायक अंगों के बारे में ही आपको जो है बताना पड़ता है, ठीक है। जैसे जो जो चीज़ें स्रावित होता है, जो जो सिक्रेशन जो है पाचन में भूमिका निभाता है और वह जो जो ऑर्गेन जिस चीज़ का सिक्रेशन करता है और फिर पाचन में भूमिका निभाता है, तो वह सारा ऑर्गेन जो है एसेसरीज सहायक में आ जाता है, ठीक है। जैसे
सहायक अंग कौन कौन होगा, तो ऐसे सीरीज ऑर्गेन कौन कौन से है देख लीजिए। वे अंग जो भोजन के रासायनिक पाचन के लिए आवश्यक पदार्थों का स्रावन करते हैं, वही चीज़ें है वे अंग जो भोजन के पाचन में, मतलब भोजन के डाइजेशन में जो रासायनिक पदार्थों का स्रावन करता है वही हमारा सहायक अंग हो जाता है। लेकिन यह भोजन के पचते समय वास्तव में यहाँ से भोजन नहीं गुजरता है, ठीक है। जैसे लीवर में हमारा भोजन जाता है, नहीं जाता है, पैंक्रियाज में हमारा भोजन जाता है, नहीं जाता है, सलेवरी ग्लैंड में भोजन जाता है, नहीं जाता है, लेकिन यह सब ऑर्गेन भोजन के पाचन में भूमिका निभाता है, क्योंकि यहाँ से कुछ न कुछ पदार्थों का सिक्रेशन होता है भोजन के पाचन के लिए, इसीलिए यह सब सहायक होता है। डायरेक्टली यहाँ से भोजन गुजरता नहीं है। भोजन कहाँ से गुजरेगा, मुँह से गुजरेगा, फिर फेरिंक्स से गुजरेगा, फिर जो है हमारा कहाँ से गुजरता है, फिर हमारा जो है ओसोफेगस से गुजरता है, स्टोमक से गुजरता है, छोटी आंत से बड़ी आंत से गुजरता है। तो यह सब भोजन डायरेक्टली गुजरता है, तो इसलिए यह सब एलिमेंट्री कैनल हो जाता है, जहाँ से भोजन डायरेक्टली ना गुजर कर वहाँ के ऑर्गेन जो है कुछ ना कुछ चीज़ों को स्रावित करता है जो भोजन के पाचन में भूमिका निभाता है, तो वह ऑर्गेन सहायक हो जाता है, ठीक है। कोई चीज़ अगर डायरेक्टली काम नहीं करता है तो अगर उसके सपोर्ट में है तो वह सहायक ही ना होगा। तो यही चीज़ें हैं, समझ गए चीज़ों को। तो एसए सीरीज के बारे में समझ गए। अब देख लीजिए एसए सीरीज में कौन कौन से ऑर्गेन है। तो एसए सीरीज में हमारा सलेवरी ग्लैंड आता है, ठीक है, लार ग्रंथि जो लार का क्या करता है, सिक्रेशन करता है, जो भोजन को लुगदी बनाता है, भोजन को चिकना बनाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से टाइलिन भी निकलता है। लीवर होता है, लीवर भी हमारा बाइल जूस का निर्माण करता है, और बाइल यानी पित्त, वह पित्त लवण का निर्माण करता है, और यह पित्त पित्ताशय में जमा होता है। यह पित्त जो है भोजन को क्या करता है, फैट को जो है पाचन करता है, ठीक है ना। तो ये लीवर इसलिए आवश्यक होता है। गोल्ड ब्लैडर क्या होता है, तो गाल ब्लैडर जो है पित्त को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, समझ गए। और हमारा चौथा है अग्नाशय पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या करता है, देखिए नॉर्मली गाल ब्लैडर होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग गाल ब्लैडर को काट दीजिएगा। जो गाल ब्लैडर है या गॉल ब्लैडर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली जो पित्त का निर्माण करता है तो लीवर करता है, ये लीवर ही सीक्रेट कर देता है, ठीक है ना। पित्त का रखने का जगह है जो हमारा स्टोर करने का, वह गाल ब्लैडर है। गाल ब्लैडर जो है सीक्रेट नहीं करता है, सीक्रेट कौन करता है, लीवर ही करता है, इसलिए गाल ब्लैडर इस अंग में नहीं होगा, ऐसे सीरीज में गाल ब्लैडर नहीं होगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको हटा दीजिएगा यहाँ से, टाइप मिस्टेक्स हो गया, ठीक है। चौथा है हमारा, इसको तीसरा ही मानिए यहाँ पे, अग्नाशय। पैंक्रियाज जो है पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण करता है, ठीक है, जो भोजन के विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं भोजन के पाचन के लिए। तो यह तीन, सलेवरी ग्लैंड, लीवर और अग्नाशय, यह तीन इंपॉर्टेंट है एसए सीरीज ऑर्गेन के लिए, और यही हमारा जठरांत हो जाता है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग आपको बता देते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ें बता देता हूँ आपको। अब देखिए हम लोग को सलेवरी ग्लैंड डिटेल से पढ़ना है, पूछता है 5 नंबर में, ठीक है। लीवर के बारे में डिटेल से पढ़ना है, 5 नंबर में पूछा जाता है, 10 नंबर में भी पूछता है। अग्नाशय भी 5 नंबर में, पैंक्रियाज के बारे में पूछता है। तो अग्नाशय तो हम लोग आज पढ़ लेंगे डिटेल में, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में लीवर और सलेवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। उसी प्रकार से मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, अमाशय हो गया आपका, ठीक है ना, अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, यह तीनों का आपका अलग अलग वीडियो मिलेगा, क्योंकि आप लोग देखते होइएगा छोटी आंत के जो है संरचना के बारे में, कार्यों के बारे में पूछता है, तो हम आगे अलग से एक डिटेल में पढ़ाएंगे छोटी आंत को, बड़ी आंत को भी डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। अमाशय को भी बड़ी जो है डिटेल में पढ़ाएंगे। बाकी इन सभी 3 ए हो गया और 3 जो नीचे है, उसके अलावा जो ए सब है छोटा छोटा है, तो ये सबको अभी हम बता देते हैं, ठीक है। बाकी लिखना सबके बारे में है, जब पाचन तंत्र पूछेगा ना तो हल्का हल्का सबके बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन ये क्वेश्चन सब अलग से भी बनता है, अमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लीवर, तो इस सबको हम लोग एक डिटेल से भी पढ़ना है, तो इसलिए डिटेल पढ़ाएंगे तो उसमें जानिए जाइएगा, तो इसमें लिख दीजिएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। बाकी जो अभी हमको पढ़ना है इसमें अभी पढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे मुंह के बारे में जान लीजिए, माउथ के बारे में। तो मुंह में, यहाँ पे मुंह होगा, मुंह में लार ग्रंथियों व ओरल म्यूकोसा द्वारा भोजन घुलकर एक लुगदी में बदल जाता है, और हमारा भोजन का जो पाचन का प्रारंभ होता है वह मुंह से ही होता है। तो इसमें आप लोग डिटेल से लिखिएगा कि भोजन का पाचन का, यह पाचन तंत्र का पहला हिस्सा होता है कौन, मुख, और यहीं पर जो है हमारा लार ग्रंथि पाए जाते हैं, और ओरल म्यूकोसा होता है जो भोजन को एक लुगदी के रूप में बनाता है और भोजन को तोड़ता है, और भोजन को दांतों के द्वारा मुँह में ही जो है खंडित किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुँह के बारे में लिख देंगे हम, हो गया। उसके बाद हमारा आता है मुंह से जुड़ा हुआ हमारा फैरिंग्स होता है, ठीक है। अब फैरिंग्स श्वास नली से भी जुड़ा होता है, फैरिंग्स हमारा ग्रसनी यानी मुख से भी जुड़ा होता है जहाँ से भोजन आता है। तो हमारा ग्रसनी फैरिंग्स श्वास में भी भूमिका निभाता है और भोजन वाला में भी बेचारा भूमिका निभाता है। तो फैरिंग्स देखिए, यह श्वसन मार्ग तथा पाचन मार्ग का उभयनिष्ठ है, मतलब यह श्वसन मार्ग में भी उपस्थित होता है और यह पाचन मार्ग में भी उपस्थित होता है, कौन, फैरिंग्स ग्रसनी, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे भोजन मुंह से ग्रसनी में प्रवेश होता है, मतलब हम लोग मुंह में जो भोजन करते हैं ना, और मुंह के बाद जो हम निगलते हैं तो वह ग्रसनी में ही भोजन जाता है, ठीक है। तो ही कहता है भोजन मुंह से ग्रसनी में प्रवेश करता है, करते ही एपिग्लोटस श्वसन नली को बंद कर देता है। और हम लोग जानते हैं कि जो फैरिंग्स होता है वह श्वास नली से भी कनेक्ट है और मुँह वाला से भी कनेक्ट है, मतलब नाक वाला से भी कनेक्ट है और मुँह वाला से भी कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर एक एपिग्लोटस पाया जाता है, ठीक है। फैरिंग्स में एक जो है हमारा
एपिग्लोटस होता है जो क्या करता है, हम भोजन करते हैं ना तो श्वास नली वाले को जगह को बंद कर देता है और जिससे होता है कि हमारा भोजन एसोफेगस में प्रवेश कर जाता है। अगर हमारा श्वास नली को बंद नहीं करेगा एपिग्लोटस तो क्या होगा कि हमारा भोजन नीचे फेफड़ा में चला जाएगा, श्वास नली के रास्ता में भी चला जाएगा। तो इसलिए फेरिंग्स जो है दोनों में मौजूद होता है, श्वास में भी और मुंह में भी। लेकिन एपिग्लोटस जो होता है वह फेरिंग्स के जगह पर क्या करता है कि जहाँ से अगर मुंह वाला कनेक्ट है तो अगर हम श्वास लेते हैं तो मुंह वाला को बंद कर देता है और अगर हम भोजन करते हैं तो यह श्वास वाला को बंद कर देता है। ठीक है, इसीलिए एपिग्लोटस का यही काम होता है। ठीक है, समझ गए? तो यही चीज़ें हैं जो फेरिंग्स का ही एक हिस्सा होता है। भोजन मुंह में ग्रसनी में प्रवेश होते ही, जैसे ही ग्रसनी में भोजन प्रवेश करता है तो वहाँ पे एक एपिग्लोटस होता है। ठीक है, वह एपिग्लोटस श्वास नली को बंद कर देता है और भोजन वाले जगह की ओर जो है भोजन को धकेल देता है। ठीक है, तो ये समझ गए। और अगर हम वायु प्रवेश करा रहे हैं तो वह भोजन वाले को बंद करके रखता है, जिससे हम क्या करते हैं कि एपिग्लोटस जो है श्वास नली की तरफ हमारा श्वास हवा को भेजता है और इधर पेट वाले जगह यानी एसोफेगस वाले को बंद करके रखता है। ठीक है ना, तो चीज़ों को समझ गए। चलिए अब देखिए, यही फेरिंग्स का 3 भागों में विभाजित होता है जो अभी ऊपर मैंने बताया। वही देख लीजिए, हमारा नोजोफेरिंग्स है, मैंने ऊपर बताया। जो नाक से कनेक्ट होगा फेरिंग्स वह नोजोफेरिंग्स होगा, जो मुख से कनेक्ट होगा फेरिंग्स वह ओरोफेरिंग्स होगा, और जो कंठ के तरफ होगा उसे लैरिंजोफेरिंग्स कहते हैं। तो यह 3 प्रकार में विभाजित है। ठीक है, जैसे यह फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स हमारा मुंह से भी कनेक्ट है और यह हमारा नाक से भी कनेक्ट है। तो नोजोफेरिंग्स नाक से, मुंह से ओरोफेरिंग्स, और इधर कंठ से कनेक्ट होता है तो इसे लैरिंजोफेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ गए। ग्रसनी, अब देख लीजिए, जो ग्रसनी होती है वह ग्रसिका में खुलती है। मतलब जो हमारा फेरिंग्स होता है ना ग्रसनी, वह जो है हमारा ग्रसिका मतलब ग्रास नली एसोफेगस में खुलती है। ठीक है, चलिए एसोफेगस जिसको बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। भोजन फेरिंग्स से होते हुए, ठीक है ना, एसोफेगस में प्रवेश करता है। भोजन जो है फेरिंग्स से होते हुए एसोफेगस मतलब ग्रास नली में प्रवेश करता है एवं भोजन प्रीस्टालिक, देख लीजिए, प्रीस्टाल्टिक मूवमेंट से नीचे की तरफ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक हो गया हमारा मुंह वाला और एक हो गया हमारा ये नाक वाला। ठीक है, 2 नली आया। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है एक तरफ यहाँ हमारा यहाँ पे समझिए 2 हमारा यहाँ पे काम करता है फेरिंग्स। ठीक है, अब ये जो नली है मुंह वाला, अगर हम भोजन किए फेरिंग्स में आया, जैसे ही फेरिंग्स में आया तो यहाँ पे एपिग्लोटस होता है, एक एपिग्लोटस होता है। यह एपिग्लोटस इस साइड वाले को, श्वसन मार्ग वाले को बंद कर देता है और भोजन हमारा भोजन वाले नली में चला जाता है। ठीक है, और जब हम सांस ले रहे होते हैं तो भोजन की नली को बंद कर देता है और श्वास नली में श्वसन जो है हमारा चल जाता है फेरिंग्स के जरिए आगे। ठीक है, तो यही एपिग्लोटस के बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है ना, तो एपिग्लोटस समझ गए आप लोग। अब हम लोग जानते हैं रेक्टम के बारे में। ठीक है, रेक्टम मतलब मलाशय के बारे में। अब मलाशय क्या होता है, हमारा बड़ी आंत से कनेक्ट होता है, सिग्मोइड कोलोन में मलाशय में खुलती है। ठीक है ना, सिग्मोइड बृहदांत यानी सिग्मोइड जो कोलोन का हिस्सा, बड़ी आंत का जो हिस्सा सिग्मोइड होता है, यह मलाशय में खुलता है, मलाशय से कनेक्ट रहता है। ठीक है, जिसमें मल एकत्रित होता है, मलाशय में मल ही नहीं एकत्रित होगा। इसका अंतिम भाग गुद्दा नाल एनल कैनल कहलाता है, यह गुद्दा द्वारा बाहर खुलता है। ठीक है, अब मलाशय से कौन सा कनेक्ट होता है, मलाशय से मल द्वार एनस कनेक्ट रहता है जो मलाशय से मल को बाहर त्यागने के लिए होता है। ठीक है, और ऊपर जो है हमारा सिग्मोइड कोलोन से कनेक्ट कौन होता है, रेक्टम मलाशय होता है। ठीक है, जैसे देखिए यह हमारा बड़ी आंत है, समझ गए, ये हमारा बड़ी आंत है एग्जाम्पल के तौर पे, ये बड़ी आंत। ठीक है, तो यहाँ पे मानिए हम ये मलाशय बना दिए, यह मलाशय हमारा हो गया। ठीक है, और इधर ये जो पार्ट होगा ऊपर वाला, मलाशय से ऊपर वाला जो बड़ी आंत के पार्ट होगा ना, उसे हम लोग सिग्मोइड कोलोन कहेंगे। यह मलाशय मल जमा हो गया। नीचे जो है एनल कैनल होता है, गुद्दा होता है एनस, जिससे मल बाहर निकलता है। ठीक है ना, ये चीज़ समझ गए। चलिए अब होता है लास्ट में गुद्दा यह एक छिद्र है जिसके द्वारा मल को त्याग किया जाता है। इनमें अवरोधी पेशियाँ एस्फिंक्टर मसल्स होते हैं जिनके द्वारा गुद्दा छिद्र के बंद होने तथा खुलने का नियंत्रण होता है। जो छिद्र होता है उस पर एक पेशिया होता है। ठीक है, जिसे हम लोग एस्फिंक्टर मसल्स कहते हैं। यह एस्फिंक्टर क्या होता है कि हमारे मल को रोकता है और बाहर निकलता है। जब हम त्याग करते हैं तो यह मसल्स खुल जाता है, यह एस्फिंक्टर खुल जाता है। जब हमें मल कस के लगा हो और हम रोकते हैं तो रोकने में जो काम करता है वह एस्फिंक्टर मसल्स ही काम करता है। अब मान गया इस मसल्स का नर्व अगर काम नहीं करेगा, तंत्रिका, तो क्या होगा, यह एस्फिंक्टर पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा और जब मन होगा मल धांस जो है उसमें से निकल जाएगा, क्योंकि उस पर कंट्रोल ही नहीं है, उसका नर्व ही खत्म हो गया है। तो गुद्दा जो है हमारा, गुद्दा में एक महत्वपूर्ण चीज़ें होता है। गुद्दा के छिद्र में, गुद्दा के छिद्र जो मसल्स का होता है उसमें एस्फिंक्टर मसल्स होता है जो क्या करता है, बंद होता है और खुलता है। इसके द्वारा ही हम मल पर काबू रख पाते हैं। ठीक है, इसमें भीतर की तरफ अनैच्छिक अवरोधनी इनवॉलेंटियर एस्फिंक्टर तथा बाहर की तरफ ऐच्छिक वॉलेंटियर एस्फिंक्टर होते हैं। मतलब जब आपको मल लगता है तो देखते होइएगा कि एकदम मल प्रेशर दिया रहता है अंदर से, तो वह हमारा इनवॉलेंट्री होता है, उस पर हम कोई नियंत्रण नहीं रखते हैं। लेकिन जो बाहर से हम रोके रहते हैं वह वॉलेंट्री होता है, उस पर हमारा नियंत्रण होता है। और यह एस्फिंक्टर जो है वॉलेंटियर होता है जो बाहर से होता है गुद्दा के। ठीक है, तो गुद्दा के बारे में समझ गए। चलिए
ये हो गया। अब हमारा एक छोटा सा चीज़ें पढ़ना है पीतरस, ठीक है, बाइल के बारे में। यह चूंकि लीवर से सीक्रेट होता है, ये आपको लीवर में ही पढ़ा दिया जाएगा। बाइल जूस कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बाइल जूस किसी का जो है यह पार्ट भी नहीं है, ये आपको हमारा निर्माण होता है लीवर के द्वारा, तो हम लीवर वाले में इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, पाचन तंत्र का यह हिस्सा है नहीं, समझ गए। अब हम लोग चलते हैं पैंक्रियाज के बारे में। पैंक्रियाज क्या होता है, देखिए पैंक्रियाज 5 नंबर में आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि पैंक्रियाज अग्नाशय का सचित्र वर्णन करे, इसके कार्यों को लिखे, ठीक है। तो चलिए हम पैंक्रियाज के बारे में देखते हैं। जब मैं आपको ये पैंक्रियाज पढ़ा दूंगा तो उम्मीद है कि आप इस पैंक्रियाज के पढ़ लेने के बाद जो है आप खुद से जो है आप इसके कार्यों को लिख सकते हैं। कैसे, देखिए अग्नाशय, पैंक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। पैंक्रियाज या अग्नाशय, अग्नाशय एक लंबी ग्रंथि है। सबसे पहले समझिए अग्नाशय जो है एक क्या है, हमारा ग्लैंड है, एक हमारा ग्रंथि है जो कि एक लंबी ग्रंथि है जो पहले दूसरे लंबर वर्टेब्रा के सामने स्थित होती है। जो कहाँ स्थित होती है, जो हमारा उदर के नीचे मतलब पेट के नीचे दूसरे और पहले और दूसरे जो लंबर वर्टेब्रा होता है उसके सामने स्थित होता है, ठीक है। आकार में यह एक तरफ से मोटी तथा दूसरी तरफ से पतली ग्रंथि होती है। इसके आकार की बात किया जाए तो एक साइड से यह मोटी होती है, मैं आपको चित्र नीचे दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जब आप अग्नाशय के बारे में बताएंगे तो चित्र भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। आकार में यह एक तरफ से मोटी तथा दूसरी तरफ से पतली एक लंबी ग्रंथि होती है ये, ठीक है। अग्नाशय से एक विशेष प्रकार का रस निकलता है जिसे क्लोम रस पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, और यही पैंक्रियाटिक जूस जो है हमारा पाचन में भूमिका निभाता है, इसीलिए इसे एसेस रिच ऑर्गेन के अंतर्गत रखा गया है, सहायक पाचन ग्रंथि के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो समझ गए कि अग्नाशय से एक विशेष प्रकार का रस निकलता है जिसे क्लोम रस पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, ओके। चलिए अब अग्नाशय का रचना देख लीजिए। अग्नाशय जो है लगभग 6 इंच लंबी होती है। चूंकि यह एक पतली लंबी संरचना है तो यह 6 इंच लंबी होती है। बात किया जाए इसकी मोटाई की, थिकनेस की, तो लगभग 1.5 इंच मोटी व चपटी यह होती है। तो आप लोग समझ लीजिए 1.5 इंच से ज़्यादा इसका मोटाई नहीं होगा और 6 से 10 इंच के बीच लंबी यह हो सकती है, ठीक है। तो अग्नाशय लगभग 6 इंच लंबी और 1.5 इंच मोटी चपटी होती है, ठीक है। इसका वजन की, वेट की बात किया जाए तो 70 से 90 ग्राम के बीच में इसका वजन होती है। तो वेट अगर पूछे तो 70 से 90 ग्राम के बीच में यह जो है इसका वेट होता है, ठीक है। अब बात किया जाए पैंक्रियाज एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड इसे कहा जाता है, ठीक है। इसके अंतःस्रावी कार्य मतलब देख लीजिए, अब इसके कार्य के बारे में भी देख लीजिए। इसके अंतःस्रावी कार्य के अंतर्गत इंसुलिन और ग्लूकोन का स्रावन होता है। यह पैंक्रियाज किसका काम करता है, तो यह अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में इंसुलिन और ग्लूकोगेन का स्रावन करता है। पहला ध्यान में रखिए, ठीक है। चूँकि इंसुलिन तो सब लोग जानते हैं लेकिन ग्लूकोगोन के रूप में लोग बहुत कम ही जानते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि इंसुलिन के अलावा अग्नाशय कौन से एक अंतःस्रावी हार्मोन जो है रिलीज करता है, तो ग्लूकेगॉन और इंसुलिन दो तरह से यह अंतःस्रावी सिक्रेशन करता है। और रही बात बाह्यस्रावी ग्रंथि का, तो यह पाचक रस जैसे एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन का स्राव करता है जो पाचन में भूमिका निभाता है, ठीक है। तो अगर आंतरिक स्राव की बात करेगा तो इंसुलिन और ग्लूकोगेन, और बात रही बाह्य स्रावी के रूप में तो यह पाचक रस, एमाइलेज, लाइपेज और ट्राइप्सिन का स्राव करता है। यह हो गया। तो यह क्या क्या करेगा, इंसुलिन का, अग्नाशय का क्या काम हो जाएगा, तो अग्नाशय इंसुलिन का जो है सिक्रेशन करता है, अग्नाशय ग्लूकोगेन का जो है क्या करता है, स्रावन करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है, यह बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम करता है। यह पाचक जो है रसों को स्रावन करता है, पाचक रस जैसे एमाइलेज, लाइपेज और ट्राइप्सिन का जो है सीक्रेट करता है, ठीक है। यह पाचन में भूमिका निभाता है, यह इंसुलिन की मात्रा को कंट्रोल करके रखता है। तो यह सब कार्य हो जाता है, इसके कार्यों को आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब कार्य कैसे लिखिएगा, तो अग्नाशय के यहाँ तक लिखने के बाद चित्र बनाइएगा। ये चित्र बनाइएगा बॉडी में कहाँ होता है, तो देख लीजिए यह उदर के ठीक नीचे पहले दूसरे लंबर वर्टेब्रा के सामने होता है। तो देख सकते हैं एक ओर यह पटली है और दूसरी ओर यह क्या है, हमारा इसी प्रकार से जो है इसकी रचना होती है। तो आपको यह सब नहीं बनाना पड़ेगा चित्र में सिर्फ आप इतना बनाइएगा। मैं बता देता हूँ, चित्र में आप क्या बनाइएगा, सिर्फ इतना बनाइएगा, ठीक है। कम से कम आप ऐसे भी बनाकर आप बना दीजिएगा ना तो यह समझ जाएगा। सिर्फ इतना भी बना दीजिएगा और यह इसका मोटाई वाला भाग हेड हो गया, बीच वाला बॉडी और पूंछ वाला यह टेल हो जाता है। और इतना भी, और इसका नाम पैंक्रियाज दे दीजिएगा तो यह चित्र आपका समझ जाएगा एग्जामिनर जो कॉपी को चेक करेगा। तो सिर्फ इतना बना देने पर आपको, और इसमें एक डक्ट लगा दीजिएगा जहाँ से बाइल जो है पाचक रस निकलता है, ठीक है ना। तो ये लगा देने से देखिए कैसे चित्र बनाइएगा, मैं बता देता हूँ। जैसे हमारा ए वाला भाग मोटा है, ठीक है, ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है, आगे तक ले जाएंगे ऐसे करके, और ऐसे कुछ हम जो है इसको बना देंगे। ये हो गया। अब हमको इसमें क्या करना है, एक डक्ट बनाना है, तो डक्ट ऐसे कनेक्ट कर देंगे ऐसे करके, ठीक है। और इसमें जो है हमारा डक्ट ऐसे ही कुछ जो है इसका हम डक्ट ऐसे ही कुछ बना देंगे, ठीक है ना। ऐसे हो गया, ये डक्ट हो गया। अब इसका हम दे देंगे, यह हो गया हेड, ये यहाँ बॉडी हो जाएगा, ये टेल हो जाएगा, इसे बाइल डक्ट दे देंगे, ठीक है। और उसके
बाइल डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट, सॉरी बाइल डक्ट नहीं होगा, बाइल डक्ट तो वहाँ पे होता है, ठीक है ना। ये पैंक्रियाटिक डक्ट है जहाँ से क्या होगा, स्रावन होता है, ठीक है ना, पाचक रसों का। तो ये चीज़ आपका हो गया, समझ गए। और इतना लिखने के बाद 5 नंबर आपको दे देगा। अब इधर यहाँ पे इंग्लिश टोटल दिया गया है। इंग्लिश में जो लोग इंग्लिश वाले हैं, आपको एक साइड में इंग्लिश दे दिया हूँ नीचे, ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो कि बीच में हिंदी और इंग्लिश आ जाए, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। बाकी के जो भी ऑर्गेन यहाँ पे मैं नहीं बताया हूँ, उसके पीछे रीजन है, ये है कि आपको सभी के बारे में डिटेल से पढ़ना है, तो ये बातें आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको पहले ही क्या बताया कि 2 भाग होता है पाचन तंत्र के, एक एलिमेंट्री कैनल और एक एसेसरीज ग्लैंड, एक पाचन सहायक पाचन ग्रंथि, ठीक है। अब एलिमेंट्री में होता है माउथ, फेरिंग्स और ओसोफेगस, ठीक है। एस्टोमिक होता है, तो एस्टोमिक के बारे में मैंने आपको क्या क्या इसमें बता दिया। माउथ के बारे में तो आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। फेरिंग्स भी क्या होता है ये बता दिए, ओसोफेगस बता दिए। अब रही बात इस तीनों के बारे में, तो तीनों के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इसका अलग अलग भी क्वेश्चन पूछता है। तो जब मैं डिटेल से पढ़ा दूंगा तो जानकारी हो ही जाएगी आपको, तो यहाँ पे लिख ही दीजिएगा थोड़ा थोड़ा, समझ गए। एनस के बारे में बता ही दिए, रेक्टम के बारे में बता ही दिए, सहायक में आपको पैंक्रियाज के बारे में पढ़ा ही दिए। रह गई बात लीवर और सैलिवरी ग्लैंड का, तो इस दोनों के बारे में भी अलग से पढ़ा देंगे, डिटेल में पढ़ना होगा लीवर और ग्लैंड को, चूंकि पूछता है अलग अलग प्रश्न। तो जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने यहाँ पे बता दिया, और जो जो क्वेश्चंस रह गए पॉइंट मैं उसको अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। पाचन तंत्र और इसके जो जो सहायक ऑर्गेन है, अभी चलेगा 1-2 क्लास, क्योंकि हमको लीवर पढ़ना होगा, छोटी आंत, बड़ी आंत और आमाशय पढ़ना होगा, और सैलिवरी ग्लैंड पढ़ना होगा। तो 2 क्लास अभी लगेंगे, इसमें टेंशन नहीं लेना है, आपको अच्छे से समझा देंगे। हाँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूँ, जितना ऑर्गेन देखे हैं ना, चाहे वो एलिमेंट्री कैनल में हो या आपका एसेसरीज ग्लैंड में हो, दोनों जितना ऑर्गेन दोनों में देखे हैं, सब में 4-4, 5-5 लाइनें लिखना पड़ेगा आपको, सब में लिखना पड़ेगा। अगर आप फेरिंग्स, ओरल कैविटी हो गया, ठीक है, ओसोफेगस हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, एनस, रेक्टम, इस सब के बारे में अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर कैसे आप समझा पाएंगे। सिर्फ नाम लिखने से तो होगा नहीं, तो 2-2, 4-4 लाइन सब के बारे में लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आमाशय में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा तो यहाँ भी डिटेल से लिख दीजिएगा पाचन तंत्र में, ऐसा नहीं। आमाशय का जो मुख्य चीज़ है उसको लिख दीजिएगा, ठीक है ना। छोटी आंत का जो मुख्य चीज़ है उसको लिखिएगा, बड़ी आंत का जो मुख्य चीज़ है उसको लिखिएगा। 2-2, 4-4 लाइनें इसमें लिखिएगा, बस, इससे ज़्यादा नहीं, समझ गए। बाकी चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।